नमस्कार दोस्तों। देखेंगे पिछले वीडियो में हमने डाइकोटिलेडोनस प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग मोनोकोटिलेडोनस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है। एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास किस प्रकार का होता है। देखेंगे जो डाइकाट और मोनोकाट प्लांट होते हैं उनमें शुरुआती स्टेज में जो शुरुआत की जो अवस्थाएं होती हैं वो लगभग सेम होती हैं, बाद की अवस्थाओं में कुछ परिवर्तन होता है। तो हमने द्विबीजपत्री पौधों के बारे में जाना था। आज देख लेते हैं जो एक बीजपत्री पौधा होता है, ये देखिए क्या है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बन गया है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो गया है। अब जब जायगोट बन जाता है, युग्मनज जिसे कहा जाता है, वो बन जाता है तो वह अपने आकार में वृद्धि करता है। आकार में वृद्धि करेगा और जो उसका न्यूक्लियस होगा वो दो भागों में बंट जाता है। ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा वो दो भागों में बंट जाता है। जो माइक्रोपाइल की ओर होता है, जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, उस सेल को आधार कोशिका या बेसल सेल कहते हैं। और जो चलाजा की ओर होता है उसे हम टर्मिनल सेल या अंतस्थ कोशिका कहते हैं। अब आगे देखेंगे जो बेसल सेल होता है ये पुनः ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा दो सेल का निर्माण कर लेता है। ट्रांसफर डिवीजन ऐसे होगा तो ये दो सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। और टर्मिनल डिवीजन, जो टर्मिनल सेल होता है ये भी वर्टिकल डिवीजन के द्वारा, वर्टिकल डिवीजन ऐसे, वर्टिकल डिवीजन के द्वारा दो सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस प्रकार से देखेंगे एक उल्टे टी के आकार की संरचना बन जाती है, जिसे टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। बाल भ्रूण कहा जाता है, टी के आकार का बाल भ्रूण कहा जाता है। अब जब देखेंगे जो ये बेसल सेल की कोशिकाएं होती हैं पुनः डिवीजन करती रहती हैं, बार बार डिवीजन करती रहती हैं। और टर्मिनल सेल की भी कोशिका भी क्या करेगी, बार बार डिवीजन करेंगी। तो इसमें जो आधार कोशिका की डिवीजन करके बनी है उसमें जो सबसे ऊपर की तरफ कोशिका होगी, जो सबसे ऊपर की तरफ कोशिका होगी, उस कोशिका को हम सस्पेंसर सेल कहते हैं, निलंबक कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे? सस्पेंसर सेल कहेंगे, निलंबक कोशिका कहेंगे। और जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं, चाहे वो बेसल सेल के द्वारा डिवाइड करके बनी हो, चाहे वो टर्मिनल सेल के द्वारा डिवाइड करके बनी हो, वो सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं, भ्रूण का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे ऊपर वाली कोशिका सस्पेंसर सेल कहा जाता है, जिसे निलंबक कहते हैं हिंदी में। और जितनी भी कोशिकाएं, देखो यहाँ पर दिखाया गया है, जितनी सारी कोशिकाएं होती हैं वो सारी कोशिकाएं मिलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है रेडिकिल। क्या लिखा गया है? रेडिकिल लिखा गया है, जिसे मूलांकुर कहते हैं। तो इस स्थान से, एम्ब्रियो के इस स्थान से रूट का विकास होता है। रेडिकिल का मतलब रूट का विकास होता है। मूलांकुर, देखिए मूलांकुर, मूल का विकास, जड़ का विकास होता है इस स्थान से। और देखेंगे जो यह स्थान दिखाया जा रहा है, ये पार्ट दिखाया जा रहा है एम्ब्रियो का, इस पार्ट से प्लूमूल का विकास होता है, जिसे प्रांकुर कहते हैं। इससे स्टेम और लीफ का विकास होता है, तना और पत्ती का विकास होता है। और देखेंगे ये कार्टिलिडन, इसमें क्या होते हैं? जो मोनोकार्टिलिडन एक बीजपत्री पौधा, तो इसमें केवल क्या होंगे? एक ही बीजपत्र पाया जाता है। कार्टिलिडन का मतलब बीजपत्र, जिसमें एक ही बीजपत्र होता है। और इस एक बीजपत्र को ही हम स्केटुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केटुलम। इसको क्या कहा जाता है? स्केटुलम कहा जाता है। जिसमें एक बीजपत्र होता है तो उस बीजपत्र को हम स्केटुलम कहते हैं। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो का विकास हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए एक संरचना टीएस स्ट्रक्चर दिखाया गया है मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो का, एक बीजपत्री पौधे का टीएस सेक्शन लिया गया है और इसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या संरचनाएं होती है। देखेंगे एक स्केटुलम है, एक
इसमें कॉटिलिडन है, इसी को हम स्केपुलम कहते हैं। और यहाँ जो ये संरचना दिखाई, ये प्लूमूल दिखाया जा रहा है, यहाँ से प्रांकुर, जिसे हिंदी में प्रांकुर कहते हैं, यहाँ से किसका विकास होगा, स्टेम और लीफ का विकास होता है। ये प्ररोह शीर्ष दिखा गया, यानी क्या होगा, स्टेम के शीर्ष पार्ट यहीं से विकसित होते हैं। और ये रेडिकल दिखाया जा रहा है, तो यहाँ से जड़ का विकास होता है। और ये रूट कैप, यहाँ से रूट कैप का विकास होता है, यानी जो मूल गोप होते हैं उसका विकास यहीं से होता है। तो इस प्रकार से एक ये संरचना है किसका, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो का। देखेंगे किस तरीके से कैसे विकास होता है मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो का, एक बीजपत्री पौधे के भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है। देखेंगे एक बार पुनः देख लेते हैं। जायगोट है, जायगोट डेवलप करके 2 सेल बनाता है। ऊपर सेल जो किसकी माइक्रोबाइल की ओर होगी उसे बेसल सेल कहा जाएगा, और जो चलाजा की ओर होगी उसे टर्मिनल सेल कहते हैं। बेसल सेल पुनः ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा 2 सेल का निर्माण करती है। टर्मिनल सेल भी वर्टिकल डिवीजन के द्वारा 2 सेल का फॉर्मेशन करती है। और देखेंगे ये जो संरचना एक टी के आकार की संरचना बन जाती है, जिसे टी शेप्ड प्रोएम्ब्रियो कहते हैं। टी के आकार का बाल भ्रूण कहा जाता है। अब जब देखेंगे इसमें जो पुनः ये डिवीजन करके सेल बनाती है, कई सारा सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है, कई सारे कोशिकाएं बन जाती हैं। तो जब सबसे ऊपर की ओर जो सेल होगी उस सेल्स को हम सस्पेंसर सेल कहते हैं। और जितनी भी सेल्स बचती हैं वो सारी सेल्स मिलकर किसका निर्माण करती हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। और इस प्रकार से एम्ब्रियो बनके कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस जो मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो, इसका जो अध्ययन किया गया वो प्लांट का नेम था लोजुला फोरस्टेराई। लोजुला फोरस्टेराई में एक बीजपत्री पौधे में इस भ्रूण का अध्ययन किया गया और बताया गया था कि इसका विकास इस तरीके से होता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो। अब हम पढ़ेंगे कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, ये हमारा क्या था, पहला जब हम पढ़ना स्टार्ट किए थे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का, तो उसमें पहला पॉइंट पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और दूसरा हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, जिसे कहते हैं भ्रूण पोष का विकास। भ्रूण पोष का विकास, भ्रूण कोश का विकास। अब देखेंगे भ्रूण कोश का विकास, एक हम जब पढ़े थे तो देखा था कि क्या होता है, एक जो मेल गैमेट होता है वो जाके किससे फ्यूज करता है, एग सेल से, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते थे, जायगोट। क्या बना लेते थे, जायगोट, जिससे इसी से एम्ब्रियो का विकास हुआ। इसको तो हम पढ़ चुके। लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट था, जो दूसरा सेकेंड जो मेल गैमेट था, ये जाके किससे फ्यूज करता था, पोलर न्यूक्लियाई से। किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, यानी जिसे क्या कहा जाता था, पोलर सेल भी कहा जाता था। तो ये जब फ्यूज करके दोनों क्या बनाते थे, इंडोस्पर्म। ये जब बन जाता था तो ये क्या होता है, ये पहले से 2n होता है, और ये जब ये न्यूक्लियस जाके मिलता है तो ये क्या बना लेता है, 3n, ट्रिप्लॉइड हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रिप्लॉइड कहते हैं। त्रिगुणित क्या कहा जाता है, त्रिगुणित कहा जाता है। तो ये मिलकर ये जो बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म कहा जाता है, भ्रूण पोष कहा जाता है। इस भ्रूण पोष को हम, जो इंडोस्पर्म बनता है, यह इंडोस्पर्म डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को या फिर अंकुरण कर रहे बीज को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देने का कार्य करते हैं, पोषण देने का कार्य करते हैं। भोज्य पदार्थ को संग्रहित किए रहते हैं और न्यूट्रिशन पोषण देने का कार्य
करते हैं। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो जाके पोलर न्यूक्लियाई से या पोलर सेल से फ्यूजन करके एक ट्रिप्लॉइड सेल्स का निर्माण करता है, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। और यही एंडोस्पर्म क्या करते हैं, डेवलप करके भ्रूण कोश का निर्माण करता है, जो डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को या जर्मिनेट कर रहे सीड को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं एंडोस्पर्म के कुछ टाइप भी होते हैं। एंडोस्पर्म के क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। तो देख लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। भ्रूण कोश के प्रकार, भ्रूण कोश के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक, ये देखेंगे, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। एक होता है पहला सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म को हम कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। अब समझ लीजिए कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष में होता कुछ नहीं है, इसमें बस यही होता है कि जो ये क्या है, एक ये क्या बना, एंडोस्पर्म बना। ये क्या हुआ, फ्यूजन करके एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। क्या बना, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, जो जितनी बार डिवीजन करेगा, ये जितनी बार डिवीजन करेगा न्यूक्लियस, उतनी बार इसके चारों ओर क्या बन जाएगी, सेल वॉल बन जाती है, कोश का भित्त का निर्माण हो जाता है। अब जैसे ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता गया तो इसके चारों ओर क्या हुआ, सेल का निर्माण होता गया। अर्थात जितनी बार ये केंद्रक डिवीजन करेगा उतनी बार इसके चारों ओर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। इस प्रकार के एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किसमें पाया जाता है, धतूरा में पाया जाता है। किसमें, धतूरा में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, धतूरा है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, ये तो हमारा हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म। दूसरा हमारा होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा हमारा क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसे हम केंद्रकीय क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहेंगे, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहेंगे। इस केंद्रकीय भ्रूणपोष में होता क्या है कि जितनी बार ये जैसे क्या है, ये न्यूक्लियस इसका ये क्या था, केंद्रक है, और ये केंद्रक जितनी बार डिवीजन करेगा सब बार इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, ये पहली बार से क्या हो जाएगा, ये डिवीजन करेगा ऐसे और क्या करेगा, केंद्रक को बनाता रहेगा। मीन्स इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये केंद्रक क्या करेगा, डिवीजन करके बहुत सारे केंद्रक का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये सारे एक परिध पर आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ये परिध के चारों ओर किनारे, परिध मतलब किनारे किनारे, किनारे किनारे सारे न्यूक्लियस लग जाते हैं, और बीच में एक वैक्यूल बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। बीच में क्या बन जाएगी, एक वैक्यूल बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। बाद में क्या होता है, ये रिक्तिका धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और फिर लास्ट में सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। इस प्रकार से ये सेल का फॉर्मेशन करके और सारा फिर ये एंडोस्पर्म का
निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या कर लेती हैं, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। मीन्स पहली बार क्या होगा, डिवीजन होता जाएगा, केंद्रक बनता जाएगा, लास्ट में ये क्या करती है, सेल का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है ये कैप्सुला में पाया जाता है। इस प्रकार का एंडोस्पर्म किसमें, इस प्रकार का एंडोस्पर्म का विकास किसमें होता है, कैप्सुला में होता है। अब हम लास्ट तीसरा देख लेंगे, क्या होता है, हेलोबियल। तीसरा जो हमारा है उसे हम क्या कहते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं, माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, माध्यमिक, हेलोबियल। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, तीसरा, हेलोबियल एंडोस्पर्म, माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। अब इसको भी समझ लीजिए, इसमें क्या होता है। देखिए इसमें क्या है, जैसे ये क्या हो गया, केंद्रक है, कौन सा, एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म का केंद्रक जो ट्रिप्लॉइड करके बना है, फ्यूजन करके बना है। तो ये क्या करेगा, पहली बार जब डिवीजन करता है तो इसके पहली बार डिवीजन से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। पहली बार जब ये डिवीजन करेगा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद इसमें सेल वॉल नहीं बनती है, उसके बाद इसमें सेल वॉल नहीं बनती है, और इन केंद्रक का डिवीजन ऐसे होता रहता है। केंद्रक का डिवीजन ऐसे बार बार होता रहेगा और ये सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। पहली बार सिर्फ सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगी, फिर देखेंगे ये बाद में इसी प्रकार से ऐसे डेवलप होते होते और ये क्या कर लेती हैं, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इस प्रकार से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट का जो भ्रूणपोष पाया जाता है उसको हम हेलोबियल एंडोस्पर्म या माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है इसे क्या कहते हैं, इरेमुसा। इसका एग्जाम्पल जो है उसे क्या कहता है, इरेमुसा कहते हैं। इस प्लांट में ये पाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को हम हेलोबियल एंडोस्पर्म कहेंगे। समझ आ गया। तो एंडोस्पर्म कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, सेलुलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष जिसे कहा जाता है, दूसरा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं, और तीसरा आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म जिसे हम माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। अब देख लेते हैं, हमने दूसरा पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ लिया। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड। फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, तो आइए समझ लेते हैं उसको भी, कि सीड और फल का निर्माण किस प्रकार से होता है फ्लावर में। ठीक, देख लेंगे। तीसरा हमारा ये पॉइंट था, बीज व फल का निर्माण। बीज व फल का निर्माण, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, चलो देख लेते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, एक फ्लावर है। क्या है, फ्लावर जो है, फ्लावर जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं हिंदी में। इस फ्लावर में मुख्य रूप से कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पहला क्या होता है, कैलिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, करोला, और तीसरा एंड्रोसियम। क्या होता है, एंड्रोसियम होता है, और चौथा गाइनोसियम, गाइनोसियम। ठीक, कैलिक्स को हम क्या कहते हैं, वाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, वाह्य दल पुंज कहते हैं। और करोला को दल पुंज कहा जाता है। करोला को क्या कहा जाता है, दल पुंज
एंड्रोसियम को पुमंग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, और इसको हम जायांग कहते हैं। गायनोसियम को क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ये चार मुख्य रूप से क्या होते हैं, फ्लावर में पार्ट होते हैं, व्हॉर्ल होते हैं। तो कैलिक्स जो होता है ये प्रायः गिर जाता है, ये क्या हो जाता है, गिर जाते हैं प्रायः, ये क्या हो जाते हैं, प्रायः जो होते हैं ये गिर जाते हैं। लेकिन कुछ में ये लगे भी होते हैं, लेकिन कुछ इसमें फ्रूट में ये लगे भी रहते हैं। और करोला जो है ये तो गिर ही जाता है, ये क्या होता है, हमेशा के लिए गिर जाता है, ये क्या हो जाता है, गिर जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, इसका कोई वर्क नहीं होता है। एंड्रोसियम ये भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और जो गायनोसियम होता है, जो क्या होता है, गायनोसियम होता है, गायनोसियम में मुख्य रूप से क्या होते हैं, देखेंगे गायनोसियम में क्या होगा, स्टिग्मा, क्या होगा, स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ये क्या होता है, ये भी गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और स्टाइल क्या होता है, स्टाइल, जिसे हम वर्तिका कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, वर्तिका कहते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ये भी नष्ट हो जाते हैं, इनका भी कोई वर्क नहीं होता है। अब देखेंगे हमारी जो तीसरा पॉइंट आता है, ओवरी, क्या आता है, ओवरी, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और यही अंडाशय क्या करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, फल का। ओवरी से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ओवरी से किसका, यानी अंडाशय से किसका निर्माण होगा, फ्रूट का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। और उस ओवरी के अंदर क्या होता है, वयूल, क्या होता है, वयूल, जिसे हम बीजांड कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बीजांड कहते हैं। इसी से सीड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बीज कहते हैं। ठीक, देखेंगे अब हम यही चीज़ तो पढ़ रहे थे, बीज व फल का निर्माण। तो ओवरी से किसका निर्माण होता है, फ्रूट का निर्माण होता है। और वयूल से किसका निर्माण होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या चीज़ सीख लिया कि मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो का विकास किस प्रकार से होता है, एंडोस्पर्म का विकास किस प्रकार से होता है, और क्या संरचनाएं होती हैं उसके अंतर्गत। और हमने पढ़ लिया सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन फ्लावर से किस प्रकार होता है। तो देख लिया एक बार। देखिए कैलिक्स पुनः देख लीजिए, कैलिक्स क्या होते हैं, गिर जाते हैं प्रायः, लेकिन कुछ पौधों में लगे भी होते हैं, कुछ फ्रूट में लगे भी होते हैं। करोला ये तो गिर जाता है हमेशा के लिए, इसका कोई वर्क नहीं होता है। एंड्रोसियम भी ये गिर जाते हैं। गायनोसियम में जो स्टिग्मा है ये भी नष्ट हो जाती है, गिर जाती है। स्टाइल ये भी नष्ट हो जाती है। लेकिन ओवरी से किसका विकास होता है, फ्रूट का विकास होता है। और वयूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये आपका पार्ट 9 समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ देखेंगे तो इसमें कुछ टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं, उसके बारे में सीखेंगे कि जो पॉलीएम्ब्रियनी किसे कहते हैं, जीनिया मेटाजीनिया किसे कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।